आज फिर से हम आप लोगों के सामने एक नया थ्योरम लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। यह भी क्वेश्चन थेल्स प्रमेय की तरह ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन को भी आने की बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं 99% तक हर साल बना हुआ रहता है, क्योंकि यह सारी क्वेश्चन जो है सो बहुत ही अच्छा बोर्ड एग्जाम के लिए माना जाता है और कुल 5 अंक तक का जो है सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन को आप सीख जाते हैं तो यकीन मानिए 5 अंक तक का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप जो है सो अगर बना देते हैं तो 5 अंक आपका अपना हो जाएगा। क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है। अगर ध्यान एकत्र करके आप इसको सीखते हैं तो यकीन मानिए आप सीख भी जाएंगे बहुत जल्द ही। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बिना समय गवाए आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, कोई एक रेखा है जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, उस त्रिभुज का जो दो भुजा होगा वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जबकि थेल्स प्रमेय में क्या बताए थे कि कोई त्रिभुज था, उस त्रिभुज के दो अलग अलग यानी दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई एक तीसरी रेखा खींचा गया था, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा क्या था? समांतर था। तो वो जो अलग अलग दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया था वो एक ही अनुपात में विभाजित होता है, ऐसा थेल्स प्रमेय में था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह जो है सो अलग अलग मतलब हम कह सकते हैं कि अनुपातिक विभाजन तो हो रही है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से अगर हमने एक रेखा इसको मिला दिए और इसका नाम दे दिए डी और इसका नाम दे दिए ई, तो यहाँ से डी ई जो है वो BC के समांतर हमें प्रूव्ड करने के लिए कह रहा है। जबकि दिया हुआ क्या है, तो यह जो भुजा AB और इधर से AC जो था वो एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है। मतलब दिया हुआ है कि AD बटा DB इक्वल है AE बटा EC। ये चीज़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। मतलब थेल्स प्रमेय में जो सिद्ध किए थे वो यहाँ पर दिया हुआ है और जो यहाँ पे दिया हुआ है वो उसमें सिद्ध करना था। तो ये दोनों में मतलब हम कह सकते हैं कि उल्टा चलता है, इसीलिए इसको थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है बातें उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि हर बातों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हल हम करना शुरू करते हैं। देखिए लिखेंगे दिया है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा या फिर जिसमें AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। AE बाई EC ये चीज़ क्या है, तो दिया हुआ है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC है। ठीक, तो हमें यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि DE जो है वो BC के समांतर होती है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो DE जो रेखा है यह किसके समांतर हो जाएगा, तो BC के। ये हमें प्रूव्ड करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव्ड करने के लिए हमें एक रचना की आवश्यकता है और उस रचना को करने के बाद ही हम इसको हल करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। तो लिखेंगे रचना। क्या रचना कर रहे हैं, तो माना कि DE BC के समांतर ना हो तो DE डैश समांतर BC, DE डैश समांतर BC। यहाँ से हमने मान लिया कि ये कोई E डैश बिंदु है AC पे और यही DE डैश समांतर BC है। ये हमने कल्पना कर लिए हैं, यहाँ से हमने मान चुके हैं। तो क्या लिखें, DE डैश समांतर BC, ये हमें रचना से दिया हुआ है, इतना हमने इसको मान लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रमाण करते हैं। तो प्रमाण करने के लिए यहाँ से प्रमाण लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद देखिए हमें यहाँ से जो समांतर दिया हुआ है उस समांतर रेखा या भुजाओं के अनुसार थेल्स प्रमेय तो लगा सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि
त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, तो DE जो है DE डैश समांतर BC है। ये कहाँ से है, तो रचना से। कहाँ से है, तो रचना से। जब ये रचना से भुजा समांतर है, रेखा समांतर है, तो थेल्स प्रमेय यही कहता है कि जब कोई तीसरी रेखा इसके मतलब कोई रेखा तीसरी रेखा के या तीसरी भुजा के समांतर हो तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं, तो इधर से हो जाएगा AD और इधर से नीचे से हो जाएगा DB। तो AD बटा DB इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से E डैश के अकॉर्डिंग E नहीं मानना है क्योंकि E पे जो है सो समांतर नहीं हो रहा है। ऐसा यहाँ पे भी लिख लिए है कि D जो है BC के समांतर नहीं है। तो समांतर कौन है, E डैश वाला समांतर है। तो यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, AE डैश अपॉन E डैश C, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, है ना। तो यहाँ पे बगल में लिख भी लेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से लिख दें या फिर हम इसी में लिख सकते थे प्रमेय 6.1, क्योंकि प्रमेय 6.1 में ही थेल्स प्रमेय कह रहा है, तो इसलिए इसको थेल्स प्रमेय लिखें या फिर प्रमेय 6.1 लिखें, एक ही बात है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए और तथा हम कहेंगे कि AD बटा DB इक्वल है किसके बराबर में, तो यहाँ से दिया हुआ है AE बटा में EC, ये चीज़ दिया हुआ है और इसको हम लिखेंगे दिया है और कह देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 यहाँ से तो बन चुका है। अब इसको आगे की ओर जब देखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। इन दोनों क्वेश्चनों में देख करके आपको क्या लग रहा है, कुछ तो दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इस समीकरण का जो LHS वाला भाग है, यानी कि इक्वल का जो बाएं पक्ष में होता है उसको LHS कहते हैं और बराबर के जो दाएं पक्ष में लिखा हुआ रहता है उसको RHS कहते हैं। इसमें भी वही बात है। तो क्या देख रहे हैं कि AD बटा DB, यहाँ से भी AD बटा DB, तो दोनों इक्वेशन में LHS वाला पार्ट्स इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, RHS को भी इक्वल मानेंगे। ऐसा नियम है कि अगर दो समीकरणों में LHS या फिर RHS कोई एक भाग इक्वल होता है तो उसके दूसरे भाग को इक्वल मान लिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से क्या हो जाएगा, तो AE डैश अपॉन E डैश C ये वाला, और यहाँ से आ जाएगा AE बाई EC। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ गए। अब इसके बाद शायद इसके नीचे दिखाई नहीं देगा अगर लिख देते हैं तो, इसलिए हम क्या करते हैं, इधर मेरे पास जगह बचा हुआ है, चलिए हम इस तरफ लिखना शुरू करते हैं। तो थोड़ा मार्कर बदल लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि इसको दोनों ओर एक जोड़ने पर, यहीं पे लिख लेते हैं दोनों ओर एक जोड़ने पर। तो जब जोड़ रहे हैं दोनों ओर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, AE डैश बाई E डैश C इक्वल प्लस 1 कर देंगे, इक्वल उधर से क्या है तो AE अपॉन EC प्लस 1। दोनों ओर एक जोड़ने का मतलब है कि आप LHS वाले भाग में भी एक जोड़ दीजिए, RHS वाले भाग में भी एक जोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको भिन्न का जोड़ जब हम करेंगे तो इसके नीचे एक दे दिए हैं आपको समझने के लिए, ताकि इसका जो LCM वगैरह निकालेंगे तो वो आपको समझ में आएगा आसानी से। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए E डैश C और एक का जब LCM निकाला जाएगा तो E डैश C ही रहेगा, और उसके बाद जब इस दोनों में भाग लगाना होगा तो ये तो कट जाएगा, मतलब 1 टाइम्स कटेगा, तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो AE डैश आ जाएगा, प्लस फिर 1 से जब इसमें भाग लगेगा तो जितना ये रहेगा उतना ही भागफल बचा। अब इसी को ऊपर वाला 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो E डैश C बचेगा, और यहाँ से ठीक उसी प्रकार से करेंगे क्रिया, तो E डैश EC हो जाएगा, यहाँ से बचेगा AE और ये बच जाएगा EC। अब उसके बाद यहाँ से देखिए AE डैश आप प्लस E डैश C, फिगर से देखिए AE डैश आप प्लस E डैश C, सॉरी E डैश C है ना, तो C तो यहाँ तक है, तो AE डैश आप प्लस E डैश C, तो दो आधा आधा टुकड़ा है, दोनों टुकड़ों को जो हम जोड़ेंगे क्या कहता है AE डैश प्लस E डैश C, तो इतना दूरी प्लस इतना दूरी
कुल दूरी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, AC निकल के आ जाएगा ना। तो इसके बदले में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC लिखते हैं और नीचे से E' यहाँ से भी देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC, तो इसका भी मान क्या आ रहा है, AE प्लस EC इक्वल टू AC। दोनों आधा आधा टुकड़ा है, इसको भी जोड़ेंगे तो टोटल AC आ जाएगा। तो AC बाई AC। अब दोनों में क्या देख पा रहे हैं कि AC से AC कट जाएगा ऊपर ऊपर, बीच में इक्वल का चिन्ह है इसलिए कट जाएगा ऊपर ऊपर। अब उसके बाद देख लीजिए आगे क्या करते हैं, तो 1/E' बचेगा, इसमें भी 1/E' और दोनों का जब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो EC इक्वल टू E', EC इक्वल टू E'। अब फिगर से देखिए, ये रहा EC इक्वल में कहता है E', मतलब क्या है, यहाँ पर यहीं पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको बात समझ में नहीं आएगा कि हमने कैसे इसको प्रूव्ड किए। क्या कहता है यहाँ से कि E' और बराबर है EC के बराबर है ना, तो मतलब ये तो स्पष्ट हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल दूरी बराबर है। तो मतलब ये जो बीच में जो गैपिंग है, तो गैपिंग तो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है कि मतलब ये हुआ कि ये बिंदु E' और E दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है, बल्कि दोनों एक ही बिंदु रहेगा। दोनों का क्या बिंदु रहेगा, एक ही बिंदु रहेगा, तभी जाकर के ये दोनों क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। परंतु यहाँ से इक्वल अगर कह रहा है तो इसके अगेंस्ट में हम क्या कहेंगे कि E' और E दोनों अलग अलग बिंदु ना होके एक ही बिंदु है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूँकि बिंदु E और E' एक ही बिंदु है, इसलिए E बराबर E', E बराबर क्या हो जाएगा, E'। अब जब ये दोनों बिंदु में बराबर हो गया तो अब हम क्या कहेंगे, तो यहाँ से जो दिया हुआ था कि DE' समांतर BC जो था, अब इसके बदले में ही हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, तो D और E' के जगह पे क्या रख लेंगे, E यहाँ से, और समांतर कर देंगे BC के। तो यही क्वेश्चन हमें प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था, जो कि हमने फाइनली प्रूव्ड कर दिया। आज देखिए क्या कह रहा था, D समांतर BC सिद्ध करने के लिए कह रहा था ना, तो D समांतर हमने क्या कर दिए, BC को प्रूव्ड कर दिए हैं। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय के विलोम को आप आसानी ढंग से बना सकते हैं, और इतना अगर बना देते हैं बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आपको कुल 5 अंक दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जिस प्रकार से थेल्स प्रमेय इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से इसका विलोम भी इंपॉर्टेंट ही माना जाता है क्वेश्चन। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर सीखेंगे, और हम जो बताए हैं तरीका, ये बहुत ही बेस्ट तरीका बताए हैं, आसान शब्दों में बताने की प्रयास किए हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चीज़ों को आप ज़रूर सीख लीजिएगा। चलिए।